पहले तो आपकी लेटर आ गई, फिर उसके बाद लड्डू भी बांट दिए गए कि लो जी मालिकाना हक मिलने जा रहा है। उस बात को भी अब कई साल हो गए ना, मालिकाना हक मिलना तो दूर है। तो लोगों अब आप ही कह रहे हो कि मालिकाना हक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो है जिन्होंने खरीदे उनको लाइसेंसी ही मान लिया जाए, किराएदारी मान लिया जाए। ट्रांसफर कहीं ना कहीं तो वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, अभी तो कहीं है ही नहीं। तो वो लड्डू कौन से थे? अधिकांश मकान तो एक कमरा एक रसोई के हैं, अब लोगों ने 3-3 4-4 कमरे भी बना लिए। ईमानदारी के या बिना तैयारी के? नहीं, बिना तैयारी नहीं। वायलेशन तो सब पहले ही पता था कि सारी कॉलोनियों में वायलेशन है। उन्होंने बोला कि 2012 में जो अमेंडमेंट है, जो मार्केट रेट वाली बात है, उसकी राय ली जाए इसमें। अच्छा, उसकी राय ली जाए, चलिए मार्केट रेट पे दिया जाए या ना दिया जाए, लाइसेंसी है अगर हम किराए पे दे रहे हैं तो किराया कितना हो, इस बारे में। वो उस चीज़ का लोगों के बीच में जो वो मैसेज गया है, तो लोगों को थोड़ी चिंता हुई है इस बात पे कि इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे। और मालिकाना हक तो देने दूर की बात है, मौजूदा प्रशासन एक इस प्रपोजल के आधार पर अलोटी जो रिहैबिलिटेशन में रहने वाले लोग हैं उनको टेनेंसी राइट दे रहे हैं। और टेनेंसी राइट की तो डिमांड हमने नहीं की थी, हमने कुछ तो मिला की बात की, कुछ तो मिलने जा रहा है। नहीं, टेनेंसी राइट अगर मिलता है तो सब्जेक्ट टू एलिजिबल बेनिफिशियरी। नमस्कार। जैसे आपको पहले बोला था कि कॉलोनी के मुद्दों पर जो भी चर्चा करेंगे किसी बड़े नेता से नहीं, कॉलोनी के निवासियों से, ज़मीन से जुड़े लोगों से करेंगे। आज फिर कॉलोनी के मुद्दों पर बात लेकर आए हैं, उस कॉलोनी के मुद्दे पर जो मालिकाना हक से लेकर आपके विरासत तक शुरू से लेकर ख़त्म हो रही है। आज हमारे साथ है नरेश जी। नरेश जी जो सर्वहिताय फाउंडेशन के प्रवक्ता भी हैं और सेक्टर 32 की कॉलोनी के और वो अलाटी हैं जिनको रिहेबिलिटेशन स्कीम में मकान मिला था। आपका स्वागत है नरेश जी। हमारे साथ दूसरे गेस्ट जो जुड़े हैं, चंडीगढ़ टेनेमेंट एसोसिएशन के प्रधान, बीजेपी के एक्स काउंसलर भी हैं, अनिल दुबे जी, आपका भी स्वागत है। तीसरे हमारे साथ कॉलोनी के लोगों का बार बार मुद्दा उठाने वाले, कॉलोनी के बीच रहने वाले जोसेफ जी हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम दुबे जी से बात शुरू करते हैं। दुबे जी, पीछे कई दिनों में ये कॉलोनी के मुद्दे सामने आए कि मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा, कई अफसरों की प्रपोजल भी आई, हम ही ने वो सामने भी लेकर आए, काफ़ी गर्मा गर्मी भी रही, पॉलिटिकल दबाव भी शुरू हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शुरू हुई। आपकी टेनेमेंट एसोसिएशन ने भी कॉलोनी जाकर घर घर जाकर मीटिंगें शुरू की, तो उसका क्या नतीजा निकला अभी तक? देखिए, जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आया तभी से हम लोगों की ये डिमांड रही है कि जो लोग रिहेबिलिट हुए हैं उनको ऑनरशिप मिलनी चाहिए, या उनके मकान जो उसमें रह रहे हैं सर्वे करवा के उनके नाम दिया जाए। उसमें बहुत सारी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और हमारी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो में भी डाला था। अब जब किरण जी आई तो उन्होंने उस पर काम किया और एक लेटर भी उनके समय में जारी हुआ था, इनको मालिकाना हक दिया जाए। मैं उसी लेटर पे ही आना चाहूँगा। कॉलोनियों में बार बार चर्चा है कि दुबे जी एक लेटर लेकर आए थे किरण खेर मैडम से कि ये ले अपना मालिकाना हक, वो कहाँ गया लेटर, कहाँ गुम हो गया? बिल्कुल ठीक बात है। किरण जी ने हमें यूटी गेस्ट हाउस में बुलाया था, मैं ही नहीं था, बहुत सारे उसमें काउंसलर्स भी थे, अधिकारी भी थे। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ से जो प्रपोजल दी है मालिकाना हक की, उसका जो है उस पर लेटर जारी हो गया और इस पर काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें बहुत सारी वायलेशन की जो चीज़ें आई तो ऑफिसरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो किरण जी ने मुझे बुलाकर पूछा कि ये इसमें अड़ंगा जो है वो वायलेशन का आ रहा है। तो हमने कहा मैडम उसको अभी हम रहने देते हैं, जो मेरा उनको सुझाव था। अब जो आपके नहीं रहने क्यों देते हैं सर? लोगों को अधिकारी ये कह रहे थे इसको मालिकाना हक अगर ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो वायलेशन को हटाना पड़ेगा। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था, लोग के मकान का तोड़ना बड़ा। अधिकांश मकान तो एक कमरा एक रसोई के हैं, अब लोगों ने 3-3 4-4 कमरे भी बना लिए। वही बात थी। तो फिर हमने कहा इसको रहने दो। तो कुछ दिनों के बाद ये मुद्दा, जो हमारे पीछे गवर्नर साहब थे, उन्होंने कहा होगा कि मालिकाना हक पे हम क्या कर सकते हैं। तो एक प्रपोजल आई जो आपके माध्यम से लोगों के बीच में आ गई। तो उसमें एक चीज तो हमारे बेनिफिट क्या, लोगों के बेनिफिट में ये है कि प्रपोजल में ये कहा गया कि हम इनसे
इतने बड़े लेवल पे खाली नहीं करा सकते। बिल्कुल, उन्होंने कहा कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं करते थे, इनसे कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कई विवाद खड़े हो जाएंगे कानूनी नहीं तो। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि 2012 में जो ऑक्शन हुई थी उस हिसाब से इनसे 2012 की जो वो अमेंडमेंट थी, हाँ वो उसके हिसाब से इनसे पैसा वसूला जाए। तो नहीं, उन्होंने बोला कि 2012 में जो अमेंडमेंट है, जो मार्केट रेट वाली बात है, उसकी राय ली जाए इस पे, अच्छा उसकी राय लीजिए। चलिए मार्केट रेट पे दिया जाए या ना दिया जाए, लाइसेंसी है अगर हम किराए पे दे रहे हैं तो किराया कितना हो, इस बारे में जी। वो उस चीज का लोगों के बीच में जो वो मैसेज गया है, तो लोगों को थोड़ी चिंता हुई है इस बात पे कि इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो जो हमारे बेनिफिट का है वो तो ये है कि उसपे खाली नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो लोग प्रशासन के कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं है जिन्होंने जीपीए पे लिया है, कहीं उनका नाम दर्ज नहीं है। नहीं, वो तो कानूनी तौर पे मतलब वैध भी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि इनसे खाली नहीं करा सकते हम, तो उनमें थोड़ी सी उम्मीद भी जगी है। तो अब इसके लिए हम जो हमारा टेनामेंट कॉलोनी एंड रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, वो संस्था के सारे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अरुण जी हैं, संजय जी हैं, या हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी हम मिले इस विषय और इस चिंता को लेकर कि आप इसका हल करवाएं। तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। परसों मंडे को डीसी साहब से समय लिया है संस्था ने, उनके समक्ष भी ये बातें रखेंगे और निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं परसों लिया आपने टाइम? मंडे को। मंडे तो एक होम मिनिस्ट्री में कहते हैं मीटिंग होने जा रही है इसी मुद्दे पर, रिहेबिलिटेशन पे, और चंडीगढ़ के कई मुद्दों पर, यूनियन होम मिनिस्टर की, शायद डीसी साहब भी वहीं हो। उस दिन मंडे का ही मिला है, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और निश्चित तौर पर हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है इसमें हम सफल होंगे और लोगों को जो ऑनरशिप मालिकाना हक ट्रांसफर है होगी। जो। मालिकाना हक को थोड़ा सा हम साइड कर दें। ऑनरशिप जो लोग बैठे हैं, हमारी डिमांड यही थी, जिन लोगों ने जीपीए पे लिया है या जिनके जो इलाटी थे अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चों को उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, उनके नाम ये ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि वो बिजली का, पानी का, मतलब मीटर जो चीज। अब हमारी मांग मालिकाना हक से किराएदार का हक लेने पे होगी। नहीं, हम किराएदार पे नहीं है, तो जिस टेनेंसी राइट कंडीशंस तो पे। किराएदार पे ही आएगी। देखिए हमारी डिमांड तो ये है कि शुरू में इन्होंने मकान दिए थे, जो रेट इन्होंने तय किया था, जिन्होंने पे कर दिया उनके नाम से वो मकान वो ट्रांसफर होने चाहिए, उनके बच्चे हैं उनके नाम से, या जो जीपीए, और जिन्होंने नहीं पे किया उनको थोड़ा सा समय दे दें और उनको कहते भी जो आपका पैसा बकाया है उसको आप। नरेश जी, मैं देख रहा हूँ कई कागज, कई फाइल, ग्रंथ, आप पूरी तैयारी से आए हैं, आपका क्या मानना है इस पे? नमस्कार सर, मेरा मानना यह है कि अगर हमारे रेजिडेंट्स की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि लोगों को मालिकाना हक, और मालिकाना हक तो देने दूर की बात है, मौजूदा प्रशासन एक इस प्रपोज़ल के आधार पर अलोटी जो रिहैबिलिटेशन में रहने वाले लोग हैं उनको टेनेंसी राइट दे रहे हैं, और टेनेंसी राइट की तो डिमांड हमने नहीं की थी, हमने तो मालिकाना हक की बात की थी। कुछ तो मिलने जा रहा है। नहीं, टेनेंसी राइट अगर मिलता है तो सब्जेक्ट टू एलिजिबल बेनिफिशनरी जी। और रिकमेंडेशन के अंदर लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन में एलिजिबल बेनिफिशरी होंगे तो कौन लोग होंगे, और अलॉटमेंट की लेटर में 70 नंबर कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस अलॉटमेंट लेटर shall be in addition to the provision of Capital of Punjab Development and Regulation Act 1952 and the rules made thereunder which shall be binding on the lessee। ये 1979 के अलॉटमेंट्स जो हुई थी उनमें अलॉटमेंट की कंडीशन नंबर 17। हम जो खबर कर रहे हैं वो कॉलोनी के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसको बिल्कुल हिंदी में अनुवाद बताएं। मैं और आप तो समझ सकते हैं क्योंकि बोला किसी ने पहले बोल भी दिया, हम वो शब्द नहीं बोल सकते। जी जी जी, तो आप इसको बिल्कुल हिंदी में बताएं। इसका हिंदी में अर्थ इसका ये है कि टेनेंसी राइट अगर ट्रांसफ़र ये करते हैं तो कैपिटल ऑफ पंजाब का जो एक्ट 1952 जिसके अकॉर्डिंगली चंडीगढ़ की सभी बिल्डिंग्स उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, चंडीगढ़ वासियों के सभी रेजिडेंस बिल्डिंग वायलेशन की कैटेगरी में आएंगे, और कैटेगरी में आने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब उन रेजिडेंट्स के ऊपर एक और सर्वे कंडक्ट करवाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी
विदाउट सर्वे टेनेंसी राइट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना, नहीं, वो तो दुब्बे साहब ने भी बताया कि मालिकाना हक मिलने जा रहा था, लेकिन जो अफसरों ने, एमपी मैडम जो उस समय किरण खेर थे, तो उनको बताया कि इतनी वायलेशंस हैं तो ये तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकते, टेनेंसी राइट भी नहीं दिए जा सकते। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि पर ये चीजें आई थी उस समय कि इसको ऑनरशिप के बजाय इसको एचडी जैसे भी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए उनके उसमें, बाकी बाद की चीजें हैं वायलेशन किसकी कितनी जो है जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। उसको ट्रांसफर कर दिया जाए जो उसमें बैठे हैं लोग उनके नाम से, चाहे वो जीपीए पे ले रखे हैं या। दुबे जी, एक और चीज़ है, काफ़ी कॉलोनियों में इस बात का रोष भी है कि पहले तो आपकी लेटर आ गई, फिर उसके बाद लड्डू भी बांट दिए गए कि लो जी मालिकाना हक मिलने जा रहा है। उस बात को भी अब कई साल हो गए ना, मालिकाना हक मिलना तो दूर है। अब तो लोगों, अब आप ही कह रहे हो कि मालिकाना हक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो है जिन्होंने खरीदी है उनको लाइसेंसी ही मान लिया जाए, किराएदारी मान लिया जाए। नहीं, उनके नाम ट्रांसफर कहीं ना कहीं तो वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे ना, अभी तो कहीं है ही नहीं। तो वो लड्डू कौन से थे? देखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, अगर हमें कोई आधिकारिक लेटर मिलता है कि ठीक है मालिकाना हक मिलेगा, तो लड्डू खाना और खिलाना परंपरा हमारा फर्ज भी है, लोगों को बताना कि हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की वजह से जो वायलेशन है उसमें, उसकी वजह से ये काम थोड़ा सा रुक ठंडे गया। उसमें चला गया था, क्योंकि लोग उस पर भी नाराज होते, लोग अच्छा मालिकाना हक आप दिला रहे हो, हमें तो तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि नोटिस जारी होते उनके। तो वहाँ हमने थोड़ा सा बैकआउट किया था कि भाई ये तोड़ना ठीक नहीं है। फिर सबने सुझाव और अपने अपने विचार रखे कि इसको जैसे है वैसे ही। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अधिकारियों का भी थोड़ी सी लापरवाही रही है, जब ये चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं हमें। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि इनके हाथ में पड़े हैं फार्म ए, फार्म बी, फार्म सी, फार्म डी, इन्हीं 4 कैटेगरी में मकान की अलाटमेंट हुई। गरीबों ने को जब मकान अलाट किया गया, उसमें उन्होंने खुद ही एफिडेविट साइन किए, खुद ही लिख के दिया हम ये मकान बेचेंगे नहीं, हम ये मकान रहने के लिए ले रहे हैं, इसे शेल्टर की तरह करेंगे। तो अब एकदम से सारा कैसे बदल जाएगा? कोई किसी तरह की कोई रणनीति प्रशासन ने बनाई हो, कहीं आपके किसी नेता ने आपके साथ डिस्कस की हो, कहीं से ये कोई प्रपोजल ही आई हो ऐसी? देखिए महाजन साहब, जरूरत के हिसाब से बहुत सारी अमेंडमेंट गवर्नमेंट करती है। अब 30-40 साल से जो लोग बैठे हैं, उस समय की नीड कुछ और थी, लोग झुग्गियों में रह रहे थे, जीवन स्तर बहुत उनका निचले उसमें था। अब धीरे धीरे वो लोग उनका जीवन स्तर सुधरा है, बढ़ा है। कुछ लोग अपने नीड के हिसाब से, अब देख लीजिए किसी की बेटी की शादी करनी थी, उनके पास पैसे नहीं है, किसी किडनी खराब हो गई या बेटा बीमार है, तो वो उन मकानों, कौन चंडीगढ़ छोड़ के जाना चाहता है, किसी न किसी मजबूरी में वो गए। और जिन्होंने लिया है वो भी उसी लेवल के लोग थे, नहीं कॉलोनियों में कौन जाता है, वही लोग हैं ना जो नीडी है या गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने कहीं से व्यवस्था की, उनको उसकी नीड थी, उनको पैसा दिया और उनसे उन्होंने वो ले लिया। फिर ये जीपीए होती रही है इतने दिनों से। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप 2009 में हमारी कॉलोनी में नोटिस इशू हुए, मैं कमिश्नर साहब को मिला, हमें कमिश्नर साहब 70% लेटर दिया हुआ वहाँ पे, अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमने कहा 70% लोग खरीद बेच चुके हैं। तो आप ये 10 लोगों को नोटिस देकर, ये तो पिक एंड चूज वाली बात है ना कि भाई किसी, और वहाँ करप्शन भी था। पिछले जो कर्मचारी थे उनके साथ तुम्हारा हम नोटिस लेकर आए, बताओ। तो ये सारी चीजें थी, उसको देखते हुए मैंने ये हिम्मत की थी कि 70% लोग इस मकानों को बेच चुके हैं, यहाँ पर नहीं है, तो या तो आप सबको नोटिस जारी करो। तो एक मुश्त जो होगा उसमें तो कॉर्पोरेशन भी कांग्रेस की थी, और फिर वो रुक गए थे वहाँ पे, उसके बाद नोटिस जारी नहीं हुए कॉलोनी में। बाद में तो उन नोटिसों का हुआ क्या वो नोटिस फाइल हो गए या अभी पेंडिंग, या अभी पेंडिंग ही है? अब देखिए, मेरे लिए तो ये बेनिफिट था कि हमने नोटिस को रुकवा दिया, रुकवाया नहीं, हमने उनको सच्चाई बता दी, दबाया भी नहीं। हमने उनको सच्चाई बताई कि 70 लोगों ने खरीद लिया, तो अब 4 लोगों को नोटिस क्यों? हमने ये कहा, तो उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया, और उसके बाद नोटिस जारी होने बंद हो गए। बाद में चलिए कोई वायलेशन। आपके हिसाब से, आप कानूनी जानकार भी रहे हैं कॉलोनियों के मुद्दों पर, क्या हल क्या निकल सकता है? परेशानी सबको पता है कि जी ये एक्ट 1952 कैपिटल एक्ट के तहत जब तक ये वायलेशन नहीं हटती तब तक किसी को लीज राइट भी नहीं ट्रांसफ़र होगा। सबको ये पता है कि जी जब ये दिए गए थे तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सबको ये पता है कि जब ये हुआ था तब ये बिक नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं
लोगों की कम गलती में हम मानते हैं कि प्रशासन की ज़्यादा गलती है। जो सेल परचेज हुई, जो विल बनी, वो डीसी ऑफिस में बनी। सर जो सेल परचेज हुई वो नोटरी ने अटेस्टेड की। बिल्कुल बिल्कुल। नोटरी उस समय बायर को बोलता, जो खरीदा ये तू गलत खरीदा, मैं अटेस्टेड ही नहीं करता, तो वो बिकता ही ना। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही रही। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया। सर्वे में आया कि 84% लोगों ने मकान की खरीद फरोख्त कर रखी है चंडीगढ़ के। तो Correct. जो अलॉटी है वो तो 16% रह गए। करेक्ट तो हमारा ये है कि ये इसका सोल्यूशन क्या है? सर। मैं कानूनी तौर पे। कानूनन तौर पे कोई solution अफसर तो अपनी रिकमेंडेशन में कभी नहीं कहेंगे, वो कानून से दायरे से बाहर ही नहीं जाएंगे। सर मैं इसका सॉल्यूशन मेरे माइंड में है, और उस सॉल्यूशन पे सरकार की कलम 2009 में चल चुकी है। क्या है जी? और वो उसमें पॉइंट यहाँ पर है कि चंडीगढ़ में नियर अबाउट 100% रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में बिल्डिंग वायलेशंस हैं। ये प्रशासन को भी पता है, और उन प्रशासन के अधिकारियों ने माननीय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बड़े खुश होके 2009 में एक नोटिफिकेशन आउट की थी, जिसमें, और उस नोटिफिकेशन के आउट होने के तुरंत बाद एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर काम करना चाहिए था। आप चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीड बेस्ड चेंजेस को रेगुलाइज करते हो, प्रशासन SCF टू SCO चेंज कर देता। कन्वर्ट कर देता है, प्रशासन इंडस्ट्रियल ट्रेड को कमर्शियल ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। प्रशासन अपने अकॉर्डिंगली जब उसको लगता है कि नहीं, शहर की सुंदरता के लिए, शहर के व्यापारियों के लिए और शहर के किसी भी वर्ग के लिए उसको लगता है कि मुझे पॉलिसी में कुछ अमेंड करके उन लोगों को रिलैक्स करना चाहिए, ताकि शहर की सुंदरता और वहाँ पे रहने वाले लोग इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को अप्रिशिएट करें। लेकिन सरकार का, प्रशासन का उस तरफ आंखें बंद क्यों हो जाती हैं कि 2009 में रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग, जितनी भी यूनिट्स अलॉट हुई थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब कहते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लोर ऑन अलॉटेड साइट और बिल्डअप साइट अलॉटेड अंडर डिफरेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम्स, है ना, 1 एडिशनल फ्लोर, यानी कि टेनेमेंट्स में जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई हैं 2009 में, 27/2/2009 पब्लिश्ड इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गैजेट 27/2/2009। चेंज वाला जो था, नहीं, नीड बेस्ड चेंजेस नहीं है सर। रिलैक्सेशन टू बिल्ड अप स्पेस अलॉटेड अंडर डिफरेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम्स इन कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल सुपरविजन ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। चंडीगढ़ इस टाइम पे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रिहैबिलिटेशन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हाउसिंग बोर्ड है, एक स्टेट को हाउसिंग बोर्ड कंट्रोल कर रहा है, स्टेट ऑफिस कंट्रोल कर रहा है। और नोटिफिकेशन कहती है कि भी इसमें एक्स्ट्रा फ्लोर जिन्होंने बनाई है उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और उस रिलैक्सेशन में प्रशासन की क्या गलती है सर? प्रशासन ये कहता है कि आप बनाइए, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि आपको प्लानिंग अप्रूवल कमेटी, स्टेट ऑफिस की जो नक्शे को पास करने की कमेटी है, उस कमेटी की प्लानिंग अप्रूवल कमेटी से उस बिल्डिंग नक्शे को पास कराना पड़ेगा। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन में नक्शे पास किए, अभी ऑनलाइन नक्शे पास कर रहे हैं, और जब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया तो प्रशासन ने इसमें ये क्यों नहीं कहा कि कॉलोनी की रिहैबिलिटेशन स्कीम के जो नक्शे हैं वो अब पास होंगे, प्लानिंग अप्रूवल कमेटी लॉर से पास होंगे, और उसके लिए हमने स्टेट ऑफिस में विंडो खोल दिया है। आप अपने कंसर्न आर्किटेक्ट को बुला के अपने अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन है, जो अभी तक आप कहते थे, अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसको अप्रूव कर दिया, रेगुलाइज कर दिया है, तो स्टेट ऑफिस ने कौन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दे देगा स्ट्रक्चरल? सर मैं बताऊं इसमें थोड़ा सा, मुझे पता 2009 में लोकसभा का चुनाव था, एक चुनावी स्टैंड था, उसमें एक नोटिफिकेशन जारी कराया गया कि आप सेकंड फ्लोर बना सकते हो। लोगों ने बड़ी तेजी से बनाया। मैं मौली जगरा की बात करूं आपको तो हजारों मकानों में सेकंड फ्लोर बना उस समय। तो बनाए ना। और उसके तुरंत बाद ये फाइनेंस सेक्रेटरी का एक वो आया कि ये गलती से नोटिफिकेशन जारी हो गया था, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको वापस ले लिया। सिर्फ चुनाव के लिए किया गया था। कहीं भी नक्शे के हिसाब से, नक्शा ही जब ऊपर का नहीं है तो नक्शे के हिसाब से लोग बनाएंगे कैसे? पहले तो वहां से अप्रूव नहीं है नक्शा,
उसके हिसाब से बनाएंगे कैसे उसको? सर ये आप सिर्फ नहीं चुनावी नहीं स्टंट नहीं 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 मानना चुनावी पड़ेगा नरेश जी। सर देखिए चुनावी स्टंट आप जो नहीं कह ये आप सकते नहीं जो मैं एक्ट ये के बता रहा नहीं हूँ सर नहीं मैं बता रहा हूँ जी, ये 2009 में जो हुआ था इसको बाद में अमेंडेड किया गया था। उसमें अमेंडेड ये कहा गया था कि जो भी आपने बना लिया उसको उसकी आपको प्रॉपर एक नक्शा पास कराना पड़ेगा। उसकी स्ट्रक्चरल जो इजाज़त होती है वो एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर वो पास होगा, फिर आपको रेगुलर माना जाएगा, नहीं तो वो वायलेशन ही गिना जाएगा। सर अगर आप गहराई में जाएंगे तो नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर वापस ले ली गई थी, आप ये देख लीजिए। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ नरेश जी, आपको ये मानना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि टेनामेंट्स जो कॉलोनियों के लोग हैं उनको कोई माई बाप नहीं थे, उनकी आवाज उठाने वाले लोग नहीं थे। तो वो तो आज भी नहीं है। ईमानदारी से नहीं उठाई। आज नहीं, कौन सुनो, माई बाप है उनका? ईमानदारी से नहीं उठाई। अब जो वो जो तो बस लोग रह रहे हैं उन घरों में। अलग अलग टुकड़ियों में जो लोग जा रहे हैं उनको भी पता कि होना नहीं है, पेपरों में, मीडिया में और चीजों जो सोल्यूशन, ये आसान काम नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल आसान मैं काम नहीं आपका है। धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सबको समझ एकजुट होकर करना भी भाजपा ने है, सरकार हमारी है। नहीं, भाजपा जिसकी की सरकार जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी सरकार वही कराई। तो पिछले वही कर लोगों ने सकेगी। नहीं कराई, तो अब जो सरकार है बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट करके उन्होंने करा भी है पूरे देश में। आप देखिए यहाँ पे रिहेबिलिट जो किए गए थे हरियाणा में और प्रदेशों में, उनको उन्होंने अमेंडमेंट करके उनको मालिकाना ओनरशिप दे दी। दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हाँ वैद कॉलोनी रेगुलर की गई है। रेगुलर की गई है। तो यहाँ क्यों नहीं? बात सिर्फ इतनी है कि हम जो ये चीजें हैं इनमें ऐसे हुआ वैसे हुआ उनमें ना नहीं, जाएं। 10 साल तो बीजेपी का एमपी भी रहा, सरकार भी आपकी रही 10 साल। तो मैं बता तो रहा हूँ कि किरण जी ने ईमानदारी से उसका वहां से लेटर लेके आई थी और मुझे उन्होंने दिया है वो इसे लेटर भी मिलेगा देने। ईमानदारी के या बिना तैयारी से? नहीं, बिना तैयारी नहीं। उनको वायलेशन तो सब पहले ही पता था कि सारी कॉलोनियों में वायलेशन है। नहीं, वो बातें तो बाद में आई ना, जब ऑफिसरों को उनको लगाया गया कि भाई इसका सर्वे करो कौन उसमें किस रह रहा है। कॉलोनी ब्रांच को नहीं पता कि वायलेशन हुई है? किस अफसर को नहीं पता? किस एसडीएम को नहीं पता? चलिए अब ये बात कह सकते हैं कि शायद उनके दिमाग में था कि ये लोग इतने दिनों से डिमांड कर रहे हैं, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। उस पर उन्होंने काम किया, मुझे लाके उन्होंने दिया ये ऑफिस से, और फिर सर्वे का काम शुरू हुआ। उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आई। अब देखिए नीड बेस्ड चेंजेस जो है वो एक हद तक तो ठीक है। अगर आप सरकारी जगह पे कोई बड़ा वायलेशन कर लेते हो, रूम बना लेते हो, तो उसको तो रेगुलराइज करना बड़ा मुश्किल है। समदर्श जी, आप कॉलोनी के युवा नेता भी हैं, एक एसोसिएशन भी चला रहे हो, एनजीओ भी चला रहे हो, मालिकाना हक पर आपका क्या कहना है? कॉलोनी निवासी जो कई समय से मांग कर रहे हैं, कई बार जगह जगह हर बार जब चुनाव आते हैं तो ये मालिकाना हक का जिन बाहर निकल जाता है, उस पर आपका? सर देखिए, मेरे दादाजी यहाँ अलॉट ही है कॉलोनी में, और वैसे जब सरकार ने ये अलॉट किए थे तो आप ये सोचिए सरकार का तो प्री प्लान होना है ना कि भी उनके बच्चे, जो बच्चे पैदा होंगे, जो रहेंगे, उनका क्या प्लान होगा। तो सरकार का ये भी पूरी प्लानिंग सरकार को पता भी थी या उनको करनी भी चाहिए थी कि हम किसी को अलॉट कर रहे हैं। पर सर मेन बात ये है, राजनीतिक कारणों से दिल्ली में सरकार है किसी की और यहाँ एमपी कोई और है, तो इस कारणों से कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा काम नहीं भी हुआ। नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ दिल्ली में भी सरकार जिसकी है उसी के एमपी यहाँ पे है। कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ, बीजेपी के टाइम पे भी हुआ, दोनों के टाइम पे हुआ। तो हमने तो प्रयास किया ना, ऐसा प्रयास पहले हुआ नहीं कोई। सर हम तो कहना सिर्फ ये चाहते हैं, देखिए अब जैसे टूर्नामेंट एसोसिएशन बनी है, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमें सबको एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि ये अभी के लिए हमें लगता है, अगर वो तो आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बात खबर सामने आई है, पर ये कोई छोटी खबर तो है नहीं, हमें तो उसके भी आलोचना झेलनी पड़ी। सर। जब हमारा तो मकसद था लोगों को जागरूक करना। सर सच्चाई की बात सामने आती है तो झेलनी तो पड़ती है सर, पर कहीं ना कहीं अगर ये सोल्यूशन होता है तो लोगों के हार भी आप पे पड़ेंगे, लोग नेताओं को भी भूल जाएंगे, ये भी आप याद रखना। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात है कि राजनीति कॉलोनी वासी यूज हुए हैं, कॉलोनी वासी यूज होते हैं, पर कहीं के नेताओं को भुगतना पड़ता है। अब ये बैठे हैं अनिल दुबे जी, कॉलोनी के साथ है, पर राजनीतिक जो बड़े बड़े लीडर हैं, अब जो वो इनको बोलेंगे वो इनको बोलना पड़ेगा और झेलना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे देखो पता है कि ये करना भी हमने उनसे है। हम ये राजनीति की बात सरकार नहीं कर रहे, ये कॉलोनी वासियों की बात है, कॉलोनी के लोगों की बात है, सभी को एकजुट जरूर होना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे मैं भी कई कॉलोनियों में गया, कई मैं मंचों में भी गया, पूछा,
कोई भी रोड मैप ना किसी राजनीतिक पार्टी के पास, ना किसी एसोसिएशन के पास ऐसा है ही नहीं कि जो एक प्रपोजल बनाई जाए वो प्रशासन के समक्ष दी जाए कि कानून के तहत ये अमेंडमेंट कर कर आप हमें मालिकाना हक दे सकते हो, आप हमें ये फैसिलिटी दे सकते हो। ऐसा कभी आज तक दिया ही नहीं गया। जब सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है तो करवाना सरकार नहीं है ना। महाजन साहब हमारे सांसद हैं मनीष तिवारी जी, जी 2 बार मालिकाना हक का मुद्दा उन्होंने, संसद में एक बार तो उसका नुकसान हुआ चंडीगढ़ एक बार तो केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी कोई हमारी प्रपोजल ही नहीं है, मालिकाना हक देने की उन्होंने सोच ही नहीं है। तैयारी किए बगैर वहां पूछ लिया और उसका उन्होंने इनसे पूछ लिया, इन्होंने कह दिया कि अभी दोबारा उनको चाहिए था कि यहाँ के अधिकारियों से आपस में बैठ के बात करते या जो Solution ढूंढते। हाँ चंडीगढ़ की समझ रखते उनसे बात करते, तब वो मुद्दा उठाते, उनको तैयार करते। अब 8 तारीख को उन्होंने बताया कि 12 तारीख को मीटिंग है, उसके लिए भी उनको अधिकारियों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी। आप उठा के खुश हो जाते हो कि मैंने मुद्दा उठा दिया। मेरा आपसे ही सवाल है, आप चंडीगढ़ टेनेमेंट एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, सभी कॉलोनियों के, हम ये मान लें कि जो एसोसिएशन है उसके आप प्रधान हैं, उसके आप प्रतिनिधि हैं। आपने खुद ही बोला कि मैंने बीजेपी प्रधान जी से भी मिल लिया, सतनाम संधू जी से भी मिल लिया, आप सूद साहब से भी मिल लिए, टंडन जी के पास भी चले गए, हमने भी तस्वीरें। एमपी के पास क्यों नहीं गए? जो आपने बोला कि एमपी के है, तो एमपी से भी तो मांग रखी जा सकती थी। नहीं बिल्कुल जाते, एमपी साहब यहाँ रहते नहीं है ना, वो कभी कभी आते हैं महीने में या तो जब भी आते तो जो लोग यहाँ पर अवेलेबल थे उनके पास हम गए और सबने पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें, इस चीज को एमपी हम से मिलने करवाएंगे। का प्रयास किया कभी? नहीं एमपी साहब के पास चले जाएंगे, हमारे सांसद हैं, वो चंडीगढ़ के माननीय सांसद है। मैं थोड़ा सा देखो आपके जाने से पहले ही उन्होंने संसद में मुद्दा भी उठा लिया। तो उसका नुकसान हुआ ना हमें। नहीं तो उसका ये भी तो पता चला 12 तारीख की मीटिंग है, नहीं तो पता कहाँ था। तो 12 को तो वैसे भी वो बता सकते थे कि 12 की मीटिंग में अधिकारियों के साथ, लोगों के साथ मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी के साथ जाते तो ये काम कोई बड़ी। मैं एक चीज बता दूं, अगर थोड़ा सा 2007 में 2008 में हम लोग गए थे सिंगापुर टूर में, तो वहाँ एक चीज मैं देख के आया था कॉलोनी के लोगों के लिए। वहाँ जो वो बना था थड़ा मार्केट, वहाँ आए वो प्रपोजल लेके मैं फाइनेंस सेक्टर के पास गया, कह रहे दुबे जी आपकी कॉरपोरेशन नहीं है, ये बनाना आसान नहीं है। मैं कांग्रेस के काउंसलर्स, उनके मेयर, अपने काउंसलरों को लेकर अधिकारियों के पास जाकर उस समय बनवा दिया था। बाद में उन्होंने फिर, मैं दूसरी बार नहीं गया तो उन्होंने डिमोलिश करा दिया, फिर बनाया उसको। तो जो अगर आपकी ये मनसा है कि ये काम हमने करवाना है, तो उस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो आपने नहीं की, आप जाके पूछ लेते हैं रेड लाइन की बताओ। मनीष तिवारी जी बहुत ही आदरणीय है, बहुत सूझवान है, ऐसा नहीं है कि वो माननीय गृह मंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से काम नहीं को जाना चाहिए उनको। अगर आप भला चाहते हैं, आपने सवाल पूछ लिया, राजनीति को वो बना लिया अपना, हमने तो सवाल पूछा, मुद्दा उठाया, उस मुद्दे का नुकसान हो गया। नहीं पहले तो मुद्दा भी नहीं उठा। नहीं अब आपको बता रहा हूँ, चाहती तो किरण जी क्या बोलने में, इतना प्रखर वक्ता थी, इतना साफ बोलती थी, फिर बोले क्यों नहीं? उन्होंने नहीं वो तो निचले लेवल 10 साल में नहीं बोले एक बार? सर वो लेटर लेके आई प्रपोजल, वो उन्होंने, उनको पता था इसके उल्टा पड़ेगा, नीचे से वो तैयारी कर रही थी। निचला जब अधिकारियों का ये आ गया कि भाई इसमें वायलेशन ज्यादा है, तो वो अब कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि सांसद तो मुद्दा उठा सकते हैं, बीजेपी वाले होने नहीं। नहीं सॉल्व कौन करवाएगा? तो कहने को तो मैं भी जाके कह सकता हूँ कि मैं ही ये सारी चीजें करवा दूंगा, लेकिन जहां से होना है वो आपसे सलाह लेके, भाई साहब से, इनसे, नरेश जी को बड़ी जानकारी है, इनसे लेकर अब मैं बोलूंगा नहीं मैं ही सब कुछ हूँ और मैं करवा दूंगा, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना। जोसेफ जी आगे की क्या रणनीति है आपकी? और दुबे जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या आप प्रशासन के पास क्या प्रपोजल लेके जाना चाह रहे सर हमारा तो देखिए, जहाँ तक जो जागरूक हुए हम लोग और लोगों में जहाँ जहाँ कॉलोनी में जा रहे हैं, एक बात तो साफ है, होना है दिल्ली से ही है और हैं? केंद्र सरकार ने ही केंद्र सरकार से होना है, ये तो सबको एक साफ है। पहले लोग जागरूक नहीं थे तो उनको कई लीडर बेवकूफ़ बना देते थे, पर इस बार सब लोगों को पता है कि भी होना भी दिल्ली से ही है। चंडीगढ़ की जनता पढ़ी लिखी है, देश के नंबर 1 में आती है पढ़ी लिखी, बिल्कुल पढ़ी लिखी जनता है, अनपढ़ नहीं है कोई भी, चाहे कॉलोनी में रहता चाहे। हो भी नहीं सकते सर। हमारे माँ बाप, हमने ये इसी बात का जवाब भी दिया था हमने भी, चंडीगढ़ के कॉलोनी वासी अनपढ़ नहीं है, पर मेन सर ये है कि कब तक यूज होते रहेंगे। कांग्रेस, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर, हम एक अपनी ऐसी चलाते हैं, पर जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ आपको। 15 साल पीछे आप चले जाए, कांग्रेस बोलती रही, मैनिफेस्टो में क्यों डालते हैं लोग? मैनिफेस्टो में मालिकाना हक, हर पार्टी का मैनिफेस्टो मालिकाना हक है, पर मिलता नहीं सर। और जब आपकी न्यूज़ से ये हड़कंप मचा, तो आप ये सोचिएगा जो लोग वहाँ रह रहे हैं
जिन्होंने बेच दिया उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जिन्होंने ले लिया उनको भी टेंशन है, और जो लोग पहले से रह रहे हैं उन पे क्या बीतरी होगी। सर मैं रामदुआ कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने आगे की रणनीति पूछी आपसे। सर रणनीति तो यही है जी, हम तो चाहते हैं खुद, जब दुबे जी ने एक टूर्नामेंट एसोसिएशन बनाई है तो हम चाहते हैं एक मंच पे आके इसकी लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। पर आपके चैनल से, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को भी, बीजेपी सरकार को वादों पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि ये मौका है। अगर इस बार वादों पे खरे नहीं उतरे तो मेरा मानना है भी कॉलोनियों में बहुत दिक्कत आ जाएगी इनको। दुबे जी आप। देखिए सर, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनके लिए, उनके हकों के लिए, उनके मकानों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं, मेरी संस्था और हमारे जो भाई हैं उनको लेकर हम उसको करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम अपने सीनियर लीडरों को भी मिल रहे हैं। डीसी साहब से टाइम लिया, गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम गृह मंत्रालय तक भी जाएंगे। आपकी वैसे, आपकी जो शहर में वैसे पहचान है, आप कॉलोनियों के नेता ज़्यादा गिने जाते हैं, पार्टी के नेता कम गिने जाते हैं? नहीं, हम कॉलोनी के लोगों के साथ हैं, नेता नहीं है। हमारा टेनामेंट्स जितना है वो सब परिवार है। देखिए, वादा हमारे सरकार का नहीं है, वादा खिलाफी कुछ भी नहीं। जो भी वादे भाजपा सरकार ने की है वो सारा वो 1 बाय 1 पूरा कर रहे हैं। ये भी अब उनके संज्ञान में आएगा तो मुझे ऐसा लगता है इसका सोल्यूशन भी निकलेगा और उसका श्रेय टेनामेंट कॉलोनी एंड रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को तो जाएगा, आपको भी जाएगा। और करवाएगी भाजपा, उसी प्लेटफॉर्म पे होना, उन्होंने ही करवाना है। मैं उनसे विनती करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं मिल आया, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और ये टेनामेंट्स में रहने वाले सभी परिवारों की एक लड़ाई है, तो वो मिल के लड़े तो ज्यादा अच्छा है। लड़ना भी नहीं नरेश है, जी, हमने मैं अपनी बात रखे मजबूत। 3 लाइनों में आपसे जानना चाहूँगा, सल्यूशन ओनली, कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लोगों की मांग होनी चाहिए, क्या मांग लेकर कानून के दायरे में रहकर वो ऐसा मांग करे, ऐसा रोड मैप बनाए कि प्रशासन उस बात को माने, और जो हमारे जनता के प्रतिनिधि है, चाहे एमपी है, चाहे सत्ताधारी बीजेपी के प्रधान है, चाहे और गणमान्य लीडर्स हैं, वो एक रोड मैप लेके जाए कि ऐसे हम ये मालिकाना हक कर सकते हैं, ऐसे हम इन रिहेबिलिटेशन मकानों में रहने वालों का सुधार कर सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? सर, जितने भी रिहेबिलिटेशन में लोग रह रहे हैं उनके मकानों पर किसी भी तरीके की कोई भी स्टेट ऑफिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ये लोग डर और उस विचार में जिए जिसकी वजह से ऐसे लगे कि ओनरशिप तो दूर की बात है, शायद इनके घर भी खाली हो जाएंगे। नहीं, ऐसा पहले कुछ तो हो ये भी डर- नहीं रहा अभी तो। ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये जो रिकमेंडेशन है, प्रपोजल है, वो बिल्कुल हर तरीके से इसको रिजेक्ट होना चाहिए। सरकार को नई पॉलिसी बनानी चाहिए, उस पॉलिसी के जो नियम हों, जितने भी लोग जो रह रहे हैं, जिन्होंने वहाँ पर नीड बेस्ड चेंजेस किए हैं, वो सारे रेगुलाइज हों और किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रशासन का और जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उनका कोई ऐसा संघर्ष सामने ना आए जिसकी वजह से ये लोग सोचें कि भी हम नहीं, लोगों संघर्ष तो बात की बात रहेगी। हम प्रशासन से क्या मांग करें कि ऐसे ये चेंज कर दो तो हमें फ़ायदा हो जाएगा कॉलोनी निवासियों को। आप तो कॉलोनी में रहे हो तो फिर आपको, आपसे ज़्यादा दर्द कौन समझेगा? कॉलोनी की सीधी सी एक डिमांड है कि भी हमें मालिकाना हक देना है, हमें मालिकाना हक चाहिए और मालिकाना हक बनाने की कैसे दें वो? फिर 1952 वाला वो कैपिटल एक्ट आ जाता सर, है, मैं फिर कह रहा 2012 की रिकमेंडेशन आ जाती है बीच में। सर, मैं वही कह रहा था कि ये जो एक्ट है, जो 1912 का एक्ट है, या फिर इंटरेस्ट, ये जो कैपिटल ऑफ पंजाब की बात हम कर रहे हैं, एक्ट की बात, अगर ये प्रपोजल कंटिन्यू हुआ तो वो एक्ट कॉलोनी वासियों के ऊपर एक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रहार साबित होगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कॉलोनी के लिए एक्ट बने, क्या नया एक्ट क्या बने, कैसे उसमें मालिकाना हक मिल सकता है? सर देखिए, सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हमारी सरकार से एक डिमांड है कि जिन लोगों के जो जीपी होल्डर्स हैं और जो वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपायर हैं, उनको उनका टेनेंसी राइट नहीं चाहिए। किराएदार की तो डिमांड कभी की नहीं थी, हमारी डिमांड थी मालिकाना हक की। तो सरकार चाहे तो, जैसे जोसेफ भाई जी ने एक बात कही है कि जब संविधान में संशोधन अमेंडमेंट हो सकते हैं तो सरकार एक नई पॉलिसी ऐसी बनाए जिसमें जितने भी प्रेजेंट ऑक्यूपायर हैं, जो मौजूदा शहरवासी जो इन रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में रह रहे हैं, उनको एज इट इज़ उनके ओनरशिप जो है, उनको मालिकाना हक देने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करें जिनके अंदर चंडीगढ़ का जो ये जो कानून है, चंडीगढ़ का जो ये कानून लगा हुआ है ना,
कि जब भी किसी चीज़ को हम लोग लगाते हैं तो उसमें एक्ट सामने आता है, तो इस एक्ट को कॉलोनी की रिहैबिलिटेशन की से दूर रखा जाए। तो दोस्तों, चंडीगढ़ की जनता की मांग है कि रिहैबिलिटेशन एक्ट 1975, 1979 जो भी इसमें प्रावधान थे वो चेंज हो, एक नया रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2025 नया बने जो गरीबों के हित में हो, गरीबों के लिए हो, गरीबों के मालिकाना हक के लिए हो, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान निकले कि जिस मकान में जो गरीब रह रहा है वह मकान उसका हो, कल को वो नहीं भी रहता तो वह मकान उनके बच्चों का हो। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस पर प्रयासरत है। सांसद मनीष तिवारी ने संसद तक मामला उठाया है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रधान, बीजेपी के कई नेता इस संबंध में प्रशासन से मिले थे। कल अरुण सूद जी टेनेमेंट एसोसिएशन को लेकर भी जा रहे हैं, डीसी साहब से मिलने भी। 8 तारीख को, जी हाँ, आप याद रखें, चंडीगढ़ के कई मुद्दों पर 8 तारीख को चंडीगढ़ के बड़े बड़े अधिकारियों की दिल्ली में एक मीटिंग है, जिसमें एक मुद्दा रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों के विकास का भी है। उसके बाद 12 तारीख को चंडीगढ़ के मुद्दों पर ही अफसरों की मीटिंग है होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी। उसके बाद कोई फैसला लेंगे। हो सकता है कॉलोनी के मुद्दों पे कोई खुशखबरी भी मिले। हम यही चाह रखते हैं कि चंडीगढ़ में रहने वाले गरीबों को नज़रअंदाज ना किया जाए। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर।